नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आज उत्तराखंड आरओ एआरओ का यहाँ पर एग्जाम हुआ है, उसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहाँ पर देखेंगे। यूके पीएससी के द्वारा ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। पूरे इसमें आपके 150 क्वेश्चंस थे, जिनको करने के लिए आपके पास 120 मिनट थे। इन 150 में से 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे और 100 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के थे, जीएस के थे, करंट के थे, विज्ञान के थे, कंप्यूटर के थे। वो सभी आपके इन 100 क्वेश्चंस में शामिल थे। इस वीडियो में हम जीएस के जो 100 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रोविजनल आंसर की को यहां पर देखेंगे। कोशिश करेंगे जल्द ही रीजनिंग का वीडियो भी यहां पर आपको देने की। अगर आपका ये एग्जाम था या फिर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से अपने तैयारी को अच्छे से जांच सकते हैं। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन 100 में से सही बन रहे हैं वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। पेपर के बारे में, पेपर के लेवल के बारे में, जीएस के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो में आगे हम बात करते रहेंगे क्वेश्चनों के साथ साथ। थोड़ा सा लेंथी पेपर था, कई सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूटा है क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और करने के लिए उनको समय काफी कम था। तो इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है और एक पेपर में आया था, इनको चारण क्यों कहते हैं, इनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण। दूसरा, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। तो गोसाई दत्त किसके बचपन का नाम था? सुमित्रानंदन पंत का। बहुत बार क्या हिंदी साहित्य में भी किया है और जीएस में भी किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुशिरवाद यंत्र है। शुशिरवाद यंत्र यानी जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे आपकी बांसुरी हो गई। इनमें से अगर हम बात करें शुशिरवाद यंत्र की, सही आंसर हो जाएगा नागफनी। जो हुड़का है यह आपका एक चर्मवाद यंत्र है। ढोल ये भी चर्मवाद यंत्र है। 2 तारा 1 तारा आपके तारवाद यंत्र होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। नागफनी आपका शुशिरवाद यंत्र है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं। तो जो विशेष पुजारी होते हैं रावल, ये आपके केरल के मूल निवासी होते हैं। कई बार हमने इनको देखा है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में कई सारे नाग मंदिर स्थित हैं। धौलीनाग मंदिर आपके बागेश्वर में, बेड़ीनाग और कालीनाग मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है और ये दोनों जिले कुमाऊं में पड़ते हैं। जो नागनाथ पोखरी का मंदिर है यह आपके चमोली में है और चमोली आपके गढ़वाल में स्थित है, गढ़वाल मंडल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ये 3 करते ही करते हैं और तीनों के तीनों तिब्बत के साथ करते हैं, यानी चाइना के साथ यहां पर करते हैं। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है। तो ये भी आपका सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य 6 साथ ही आपके नेशनल पार्क है और अभयारण्य है और इनको लेकर हर बार क्वेश्चन आता है। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो चिपको मूवमेंट के ऊपर किताब लिखी है शेखर पाठक ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही होना चाहिए, उधम सिंह नगर। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है। जनजातियों को लेकर, जनगणना को लेकर हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आते हैं। आज के एग्जाम में भी जनगणना को लेकर कई सारे आपके क्वेश्चंस थे। लोसर और सुरगेन 2 प्रमुख त्योहार हमने देखे थे जाड़ भोटियाओं के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने करी थी। तो दसौली ग्राम स्वराज संघ चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क बताना था गंगोत्री नेशनल पार्क। 2300 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में ये फैला हुआ है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चलिए यहां पर चेक करते हैं।
जो विष्णुप्रयाग जल परियोजना है वो आपकी अलकनंदा पर है। कोटेश्वर बांध जो आपका है वो आपके भागीरथी नदी पर है, ये दोनों सही है। कुल्हाल परियोजना वैसे यमुना नदी पर दी गई है और मनीरी भाली आपकी भागीरथी पर दी गई है। और आसन नदी यमुना की सहायक है, भिलंगना भागीरथी की सहायक है। तो देखना होगा एग्जामिनर यहां पर किसे सही आंसर मानता है, क्योंकि ये दोनों सहायक नदियां हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? प्रतिशत में पूछा गया है, नैनीताल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सीधा ही देखकर बता देंगे। दयरा बुग्याल उत्तरकाशी में आता है, मक्खन की होली के लिए फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली थी। वे किस देश के निवासी थे? देखिए, डॉक्टर एफ हेस्क की बात करते हैं तो 1928-29 में ये टिहरी में आया था और इसने वन प्रबंधन की यहां पर काफी सलाहें दी थी। बाद में इसी के बाद जो वन प्रबंधन का प्रमुख अधिकारी बनाया गया वो पद्मादत्त रतूड़ी को बनाया गया और फिर उनकी सिफारिशों पर अधिनियम लाया गया 1929 का वन अधिनियम टिहरी रियासत में, और उसी अधिनियम के विरोध में आजाद पंचायतों का गठन किया गया और 1930 में उसी का विरोध करते हुए तिलाड़ी कांड वहां पर घटित होता है। प्रोफेसर एफ हेस्क की बात करते हैं, ये किस देश का था? इसका आंसर ऑप्शन सी यहां पर सही हो सकता है, फ्रांस इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि जो हेस्क के बाद वन प्रबंधन के लिए अधिकारी आए पद्मादत्त रतूड़ी, उनको ट्रेनिंग के लिए फ्रांस ही भेजा गया था। हो सकता है इन्हीं के साथ गए हों या इन्हीं के सुझाव पर गए हों, तो इसके ज्यादा चांसेस ऑप्शन सी के हैं। कुछ क्वेश्चन जैसा मैंने कहा यूनिक आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन था जो नया क्वेश्चन था, तो इसका भी नाम आपने याद करना है, प्रोफेसर हेस्क। ये 1928 में आया था टिहरी रियासत के अंदर, ठीक है। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो गार्डनर ने कुमाऊं और गढ़वाल में पहला राजस्व बंदोबस्त यानी पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में किया। बाकी के समय तो गार्डनर के टाइम पीरियड के साथ मैच ही यहां पर नहीं कर रहे। भूमि बंदोबस्त के बारे में भी हमने डिटेल में कई बार देखा है। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए और इनको लगाना है। संतोपत से आती है आपकी अलकनंदा, गंगोत्री से आती है आपकी भागीरथी। ए का 2 है और 2 का 1 है, ए का 2 है और 2 का 1 है, सीधा आपका यह आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है? तो सौका जनजाति आपके भोटिया जनजाति की ही उपजाति मानी जाती है। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 50% 2008 से रिजर्व्ड है और उस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे BC खंडूरी उनका नाम था, ठीक है। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना था? तो 2023-24 में राजकोषीय घाटे का जो टारगेट रखा गया GSDP का 2.7% रखा गया था। यही अगर हम करोड़ में देखेंगे 9,047 करोड़ रुपए रखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? अभी तक सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित में किस कार्यों से संबंधित है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सड़क निर्माण से संबंधित है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है और पिछली बार भी विकल्प में नारियल दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले ही इसको देखा था, तलाव भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जनपदों के किस समूह में है? ऐसा क्वेश्चन भी हमने कवर किया है। गंगोत्री यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ आपके चमोली जनपद में है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी में कोई पार्ट नहीं आता, तो जहां जहां टिहरी है वो कैंसल आउट हो गए, सीधा आप इस विकल्प तक पहुंच जाएंगे। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? देखिए, अविभाजित की पूछा है तो आपको पता होगा विभाजन कब हुआ था गढ़वाल का। विभाजन होता है 1815 में, जब गोरखाओं को अंग्रेज पराजित कर देते हैं और सुदर्शन शाह से
हर्जाना मांगते हैं युद्ध का, सुदर्शन शाह दे नहीं पाते और गढ़वाल का आधा हिस्सा अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं और सुदर्शन शाह को टिहरी का नरेश बना देते हैं। तो विभाजन के बाद का पहला गढ़वाल नरेश कौन था? सुदर्शन शाह। अविभाजित पूछा है, सुदर्शन शाह से पहले राजा थे प्रद्युमन शाह, तो प्रद्युमन शाह इसका सही आंसर होगा। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भक्तदर्शन। ये गढ़वाल से लोकसभा जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो जो आपका रेडियोधर्मी पदार्थ होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, गामा किरणें, हीलियम सेंट्रल जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो निकलते हैं, वो उत्सर्जित होते हैं। प्रोटॉन इससे उत्सर्जित नहीं होता। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? सीधा बुक से उठाकर डाला गया है, एंटासिड इसका आंसर हो जाएगा। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? तो एक रॉड की जो तापीय चालकता होती है वो छड़ की सामग्री किस चीज से वो बनी है उस पर डिपेंड करती है। ओएमआर से अभिप्राय क्या है? देखिए, ओएमआर से अभिप्राय की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका आंसर हो सकता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी फुल फॉर्म दी गई है। कहीं पर ऑप्टिकल मास्क रीडर है, कहीं पर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है। तो इनमें से कोई नहीं भी विकल्प यहां पर सही हो सकता है। ज्यादातर चांसेस ऑप्टिकल मार्क रीडर के यहां पर हैं। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बग ढूंढने की प्रक्रिया को बगिंग कहा जाता है और उसे सॉल्व करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में कितने बिट्स होती हैं? कंप्यूटर वाले वीडियो में हमने डिटेल में इन सबके बारे में बात करी थी। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में आपकी 32 बिट्स होती हैं। कंप्यूटर में 1 केबी के बराबर कितना होता है? 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधा किताब का क्वेश्चन, अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की पहली राजधानी थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी? इसको भी हमने डिटेल में देखा था राष्ट्रीय आंदोलन वाले वीडियो में, जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्होंने महात्मा गांधी से अफ्रीका में जाकर मुलाकात करी थी और फिर जब महात्मा गांधी भारत आए उनको भारत भ्रमण की सलाह भी दी। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो जब हमने चोलों के बारे में बात करी थी, मध्यकालीन जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने देखा था चोल साम्राज्य में हमने देखा इस वंश का संस्थापक विजयालय था और इससे पहले ये राजा बनने से पूर्व पल्लवों के सामंत होते थे, चोल नरेश। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो हमने एक दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना था। उसमें किताब आई थी फतुहत ए फिरोज शाही, और फतुहत ए फिरोज शाही आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की, और उस आत्मकथा को इसी ने खुद लिखा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? आखिर आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन ही क्यों डिसाइड करी थी? माउंटबेटन के द्वारा इसी तिथि को क्यों चुना गया? क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी राष्ट्र थी। जापान ने आधिकारिक तौर पर जो सरेंडर किया था वो 15 अगस्त 1945 में किया था। यह दूसरी वर्षगांठ थी जापान के ऊपर अमेरिका की विजय की, मित्र राष्ट्रों की विजय की। उसी को अंकित करने के लिए, उसी को चिन्हित करने के लिए इस दिन को चुना गया था। एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? कई बार इस समिति के बारे में जाना है, यह आपके रेलवे से संबंधित है। रेलवे ब्रिटिश काल में काफी महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी थी। 1920 में विलियम एकवर्थ की नेतृत्व में कमेटी बनाई गई जिसे एकवर्थ कमेटी कहा गया, और इसी कमेटी ने सिफारिश करी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर देना चाहिए, और 1924 में रेल बजट और आम बजट आपके अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो कांग्रेस के शिक्षित भारतीयों का मेला लाला लाजपत राय ने कहा था।
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कांग्रेस के किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की है। तो ये एक नई टिप्पणी, शिक्षित भारतीयों का मेला, किसने कहा है? लाला लाजपत राय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं दी गई हैं? अर्हताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। संविधान सीरीज में डिटेल में जाना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत किया जाता है? यानी जब इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें केवल एक पार्टी सिस्टम था या एक ही पार्टी का पूरी तरीके से दबदबा था। यह माना जाता है शुरुआत के 3 लोकसभा चुनावों में। पहले लोकसभा चुनाव 1952 में, दूसरे आपके 1957 में और तीसरे 1962 में। और 62 के चुनाव कब तक चलेंगे? फिर अगले होंगे 1967 तक। तो 1967 तक का जो काल है वो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का माना जाता है। यहां पर इसके अनुसार कौन सा विकल्प है? 1947 से 1967 तक का, 1967 तक का काल। ठीक है। फिर 67 के बाद कांग्रेस की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और राज्यों में जो स्थानीय नेता थे, अलग अलग दल थे, उनका वहां पर उत्कर्ष आने लगा। निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस वाद में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती केस 1973। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? अब ये एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन था। हम अभी तक सिर्फ यही पढ़ते आए हैं संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे, कितनी महिलाएं थी। हमने पढ़ा है 15 महिलाएं। अब आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। जो इनमें से संविधान सभा की सदस्य थी वो अम्मू स्वामीनाथन थी। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कौन सा आर्टिकल है। मैंने कहा था अगर आपको 243 पूछेगा तो आपको विकल्प में सारे 243 देगा और ए बी सी या क ख ग में आपको विकल्प दे देगा। वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत होता है। अगर आप इसको हिंदी वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे क ख ग घ च छ ज झ इस तरीके से तो आप पाएंगे ज में आकर ये रुकेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वित्त आयोग का गठन 243 ज के तहत होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना करी गई है? जब हमने मौलिक अधिकारों को डिटेल में देखा, आर्टिकल 21 के बारे में समझा था कि ऐसे जो भी आपके अधिकार हैं, जो आपके जीवन से जुड़े हैं, आपकी स्वतंत्रता से जुड़े हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। चाहे वो विदेश जाने का अधिकार हो, अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, प्राइवेसी का अधिकार हो, वो सब इसी आर्टिकल में जुड़ा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। रिपीटेड क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है? यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन। कुछ दिन पहले ही एग्जाम से एक दिन पहले जो हमारा कल का वीडियो था उसमें हमने देखा था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है, जिसमें आपकी 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में किस देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? यह बनाया गया था अफ्रीकन यूनियन को। काफी हाईलाइट में रहा था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें 3 ही शामिल किए जाते हैं आपके आयाम। एक है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं होता। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चलाया जा रहा है हर घर जल कार्यक्रम। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया है? देखिए, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 है, इसके तहत टोटल 17 लक्ष्यों को यहां पर निर्धारित किया गया है और उनको नंबरिंग दी गई है कि लक्ष्य नंबर 1 हमारा ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा। आपसे नंबर 4 पूछा है तो करंट अफेयर का है और थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है। जो आपका लक्ष्य नंबर 1 है वो ये माना गया है, वो ये निर्धारित किया गया है कि
2030 तक कोई गरीब यहां पर ना रहे, कोई गरीबी ना रहे दुनिया में। जो दूसरा लक्ष्य माना गया है, कोई भूखा ना रहे। तीसरा माना गया है अच्छा स्वास्थ्य, और चौथा लक्ष्य माना गया है शिक्षा को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज पर आधारित है? कुछ दिन पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि कहां से आई है, किसने इसका प्रस्ताव रखा, कब पारित हुई, वो सारी बातें। उद्देश्य संकल्प से यह आई है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में रखा और 22 जनवरी 1947 को यह पारित होता है। ठीक है, बाद में जब हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, इसी से प्रेरित होकर बनी। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं डीपीएसपी के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब का नाम यह है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट आपके झारखंड में है, रूस की मदद से इसे बनाया गया है। यहां पर आपको रेलवे खंड दिया गया था और उनके हेडक्वार्टर। उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर है, पूर्वी रेल का कोलकाता है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल का बिलासपुर है, दक्षिण पूर्वी रेल का भी कोलकाता है। भुवनेश्वर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक कौन सा था? तो किस दशक में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई? यह था 1961 से 71 का दशक। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन, असम से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, जो यहां पर आपको 4 नदियां दी गई हैं, सोन, चंबल, केन और बेतवा, चारों की चारों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी तंत्र में हमने मैप के माध्यम से देखा था कौन नदी किस क्रम में मिल रही है, चाहे वो पूर्व से पश्चिम का क्रम हो या पश्चिम से पूर्व का क्रम हो। आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा गया, यानी इस तरफ से इस तरफ की नदियों को आपने लगाना है क्रम में। सबसे पहले गंगा में मिलती है आपकी चंबल नदी, सबसे पहले आपका चंबल नदी आ जाएगा, इसके बाद आपकी बेतवा नदी आ जाएगी, फिर आती है आपकी केन नदी, और फिर आती है आपकी सोन नदी। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा आप इस मैप में यहां पर देख सकते हैं, पूरे मैप के माध्यम से डिटेल में हमने गंगा नदी तंत्र को देखा था, कौन कौन सहायक हैं, कहां कहां मिलती हैं, किस क्रम में मिलती हैं, सबको कवर किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। सोना के लिए कोलार है, बहुत बार देखा। कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए गुंटूर नहीं है, गुंटूर आपका जो है वो मैग्नेटाइट के लिए है। जो पन्ना है वो आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या भारत के किस राज्य में रही? ये रही आपके गोवा के अंदर 2011 के अनुसार। ठीक है, और सबसे कम कहां रही थी? हिमाचल में रही थी। जनगणना 2011 के वीडियो में हमने जाना था। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? कुछ दिन पहले ही हमने सारे आंकड़ों को रिवाइज किया था। टॉप जीके वाली सीरीज में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपकी मेघालय में रही थी 2011 के अनुसार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो पीएम मुद्रा योजना ये आपकी लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कल ही के वीडियो में, जो एग्जाम से एक दिन पहले का वीडियो है, उसमें हमने देखा था, उसमें मैंने आपको कहा था कर्क रेखा के जब भी आपसे राज्य पूछे जाते हैं मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के पूछे जाते हैं, और उसमें भी आपको सिर्फ इतना याद करना है, 2 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा और मिजोरम। सिर्फ यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और आपको एग्जामिनर हर बार मणिपुर विकल्प में देता है, मणिपुर में नहीं गुजरती कर्क रेखा। इसे हमने कल के वीडियो में भी यहां पर देखा था। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने गोल्ड मेडल जीते? रिपीटेड प्रश्न, 28 जीते। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? ये हैं आपके वी षणमुगम। ठीक है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है, स्पेन ने जीता। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया धोर्डो विलेज को।
धोरडो आपके गुजरात में आता है। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस पर भाग लिया, समारोह में भाग लिया? लद्दाख का। ठीक है, वह स्थान जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ उसे क्या नाम दिया गया? यह भी आपका काफी ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा। शिव शक्ति पॉइंट उसको कहा जाता है। वर्तमान उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? यह है आपका समर्थ पोर्टल। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन के द्वारा पारित हुआ? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? यह था आपका 128वें के तहत पारित हुआ और पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन ये बन गया। संविधान संशोधन कुछ ऐसे भी आते हैं जो पारित नहीं हो पाते, नंबर उनके साथ जुड़ जाता है कि 128वें संशोधन के रूप में से लाया गया, पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन बन गया। ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? हाईलाइटेड रहा बिहार। एशियन गेम्स 2023 कहां आयोजित किए गए? ये हुए थे चाइना के हांगझाओ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया वहीदा रहमान को। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले एग्जाम में भी पूछा था यही क्वेश्चन, नरगिस मोहम्मदी। नहवा शेवा बंदरगाह किस शहर में है? आपके मुंबई में है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। और पिछले एग्जाम में क्या था? यह इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। ठीक है, लाखों उडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में है। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा? सिंपल क्वेश्चन यह है कि रानी गुलेरिया किस राजा की संरक्षिका थी? ये थी कीर्ति शाह की संरक्षिका, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में खासतौर पर टिहरी रियासत के अंदर कौन किसकी संरक्षिका थी वो पूछी जाती है। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का नाम पूछा जाता है जो रानी कर्णवती थी। कांट गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? तो रानी बाग आपके जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? अभी ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 1929 में वन अधिनियम आया जिसमें से ग्रामीणों से उनकी वनों की भूमि के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए और उसी के विरोध में जगह जगहों पर आजाद पंचायतों का गठन किया गया और जिसके लास्ट में क्या हुआ? रवाई आंदोलन, जिसे हम रवाई गोलीकांड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है लेकिन चांस सुदर्शन शाह के हैं। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? बिना ताज का बादशाह, बेताज बादशाह, बिना ताज पोषित बादशाह एक ही को कहते हैं, हेनरी रामजे को। निम्नलिखित में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी थी? यह करी थी बोसी सेन ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर आयोजित हुआ था? अभी कुछ दिन पहले जो हमारा उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट था 104वां आई थिंक, उसमें हमने बात करी थी कुमाऊं परिषदों के अधिवेशन के बारे में। उसमें हमने नोट किया था गढ़वाल के अंदर होने वाला एकमात्र अधिवेशन था कोट द्वार अधिवेशन और इसका जो क्रम था वो तीसरा नंबर का था। तीसरा अधिवेशन पूछा गया है, कोट द्वार में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? कुछ जगहों पर 36 है, मैक्सिमम जगहों पर 1938 है। दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है श्रीदेव सुमन के द्वारा और बाद में इसी गढ़वाल सेवा संघ का नाम बदलकर हिमालयी सेवा संघ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? तो नेशनल गेम्स हमारे इस साल के गोवा में आयोजित किए गए। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? कुछ समय पहले ब्रिक्स में कुछ नए देशों को शामिल किया गया जिसमें अर्जेंटीना, आपका मिस्र, ईरान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। जापान इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो आपका एग्जाम हुआ RO-ARO का, उसमें हमने जीएस के 100 क्वेश्चंस को यहां पर देखा। इसमें कंप्यूटर के थे, विज्ञान के थे, आपके करंट अफेयर के थे, उत्तराखंड था, जीएस था, सभी के मिक्स क्वेश्चंस इन 100 क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए थे।
मैक्सिमम क्वेश्चन जैसा मैंने कहा, एक दो क्वेश्चन आपके यूनिक थे जो हर एग्जाम में आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो या तो रिपीटेड थे या सिंपल क्वेश्चंस थे। आपका एग्जाम कैसा रहा, 100 में से आपके कितने बने हैं जीएस को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रीजनिंग मैक्सिमम स्टूडेंट की छूटी है क्योंकि उसमें काफी समय चाहिए था, जो कि इस एग्जाम में आपके पास काफी कम था। फिर भी अभी आप सिर्फ जीएस के यहां पर अपने मार्क्स नीचे बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपका कितना स्कोर बना, 100 में से कितने आपके क्वेश्चन सही रहे, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई देने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।